कैसे हो मेरे दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। और अभी जो आपको मैं बताऊंगा यह समझ जाओ कि इस रेशियो एंड प्रोपोर्शन का सबसे खतरनाक सवाल आने वाला है। इस टाइप के सवाल आपके लिए सबसे खतरनाक साबित होने वाला है, इसलिए इस वीडियो को है ना और इस चैप्टर में जो भी सवाल लिखा गया है उसके सारे सवाल को आपको कर लेना है। एक से लेकर सारे क्वेश्चन, एक एक अच्छे लेवल का सवाल आपको छाट दिया गया है, आप इसको बना लीजिएगा। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि इसमें जो भी सवाल हम लिखते हैं, यह सब जो भी सवाल इसमें लिखा गया है इस टाइप में, एक क्वेश्चन अगर हम बनाएंगे तो 2 क्वेश्चन आपको बनाने की ताकत हो जाना चाहिए। ऐसे इसमें सवाल लिखा गया है। लमसम इसमें आपको जो सवाल लिखा गया है वह 16-17 को सवाल है, लेकिन सबसे बढ़िया और सबसे बेहतरीन आपको टाइप मिलेगा अभी, ठीक है। तो वही अभी आपको सीखना है। और चलिए ध्यान से एक एक क्वेश्चन को हम बनाएंगे। टाइप 7 ध्यान देना, टाइप 7 यह रेशियो एंड प्रोपोर्शन का यह जो है टाइप हम लोग का 7 है। तो इसलिए आप लोग अच्छे से एक एक क्वेश्चन को समझिएगा। अगर नहीं समझ में आएगा तो फिर बेकार है ना। देखिए, कहने का मतलब है कि इसमें अच्छे लेवल का टाइप है। सबसे पहला सवाल क्या है समझना। कहा गया है कि यदि ए रेशियो बी प्लस सी बराबर है 1:3, क्लियर। उसके बाद है सी रेशियो ए प्लस बी बराबर है 5:7। तो मुझे बताना है, मुझे क्या बताना है 5:7। तो मुझे बताना है बी रेशियो ए प्लस सी का वैल्यू क्या होगा। तो मेरे प्यारे बालक, समझदार बालक, क्या इसको जो है आप लोग क्या लिख सकते हैं? ध्यान से समझना। इसको आप लोग लिख सकते हैं A/B प्लस सी। कहोगे सर बिल्कुल लिख सकते हैं, 1/3। इसको ऐसे लिख सकते हो B/A प्लस बी। तो कहो सर क्यों नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। तो दोनों को मैंने लिख दिया। कहोगे कि सर अगर हम देखें तो दोनों को हमारे पास ABC यहाँ भी है, ABC यहाँ भी है, यहाँ 4 है और यहाँ हमारे पास 12 है। यह पूरा गड़बड़ है। इसको आप लोग पहले छोटा करो, काट के हम यहाँ छोटा कर सकते हैं। यहाँ 1 बच गया और यहाँ 3 बच गया ना। 3 से ऊपर वाला में गुना, क्यों? क्योंकि यहाँ 4 वैल्यू था, यहाँ 12, क्योंकि तीनों का ABC यहाँ भी ABC तीनों बराबर था। इसलिए 3 से अगर हम यहाँ गुना करते हैं तो यहाँ 3 हो जाएगा, और 3 से यहाँ गुना करते हैं तो 3 तिहाई कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। तो कहने का मतलब इधर लिख दो 3 तिहाई 9। 1 से अगर इसमें हम गुना करेंगे तो कहोगे सर 5, और यहाँ कितना हो जाएगा? 7। देखो 7 5 14, 7 5 12 और 9 3 12। मतलब ओवरऑल कंडीशन में देख रहे हैं तो 9 3 12 और 7 5 12, यानी यहाँ भी 12 यहाँ भी 12। अब आंसर आपका आ चुका है। देखो कैसे, क्योंकि कहोगे कि सर ए का वैल्यू तो हमारे पास 3 है, सी का वैल्यू भी मुझे पता है कि 5 है, सी का वैल्यू 5 है। तो कहोगे सर बी का वैल्यू हमारे पास हो जाएगा 4। क्यों? क्योंकि ए बी सी तीनों मिला के 12 है, जिसमें से अभी तक यह दोनों मिलके 8 ले लिया, तो बी हो जाएगा 4। मुझे बताना है बी रेशियो ए प्लस सी। बी का वैल्यू हमने निकाला 4 और ए प्लस सी का वैल्यू हमको पता है 5 और 3 8, मतलब 1/2 हमारा आंसर हो जाएगा, यानी 1:2। क्लियर। चलिए इस टाइप के सवाल अब आप लोग जो है बना सकते हो। आइए क्वेश्चन नंबर 2। 1 नंबर तो हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 भी सेम है। क्या यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं A प्लस बी अब बटा में C बराबर 11/4, या रेशियो में लिखा गया था हमने सुधार दिया। B प्लस सी अब बटा में A, इसका वैल्यू दिया गया है 26/9। क्लियर। अब कहोगे कि सर ठीक है, इसको जोड़ते हैं तो 15 हो जाएगा और इसको जोड़ेंगे तो 35 हो जाएगा। तुम इसको छोटा करो, 5 तिहाई 15, 5 सत्ते 35, 7 से गुना करो 11 सत्ते 77, और यहाँ हो जाएगा कितना हो जाएगा? 7 चौका 28। 3 से गुना कर देंगे तो 26 तिहाई है ना, 3 दूना 6, 26 तिहाई कितना हो जाएगा? 36 18, तो 26 तिहाई 78 हो जाएगा, और यहाँ 3 से गुना करेंगे तो 27 हो जाएगा। अगर हम यहाँ ऐड करते हैं तो ध्यान देना बालक, अगर इन दोनों को ऐड करते हैं तो हमारे पास 105 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ भी ऐड करेंगे तो यहाँ भी 105, मतलब ओवरऑल मुझे मिल गया कि 105 ही होगा, जिसमें से सी भी एक लौता है, ए भी एक लौता है। तो सी हमें पता है कि 28 है, बोलो सी 28 है। ए मुझे पता है कि ए का वैल्यू 9 से गुना करने का 9 3 27 आया है, मतलब ए आ गया हमारे पास 27। अगर हम अभी तक देखें तो दोनों को ऐड करने पर हमारे पास आ रहा है 55 और 105 हो रहा है। इसका मतलब है कि बी हमारे पास कितना होगा सर? 50 होगा। बी कितना हो गया? 50, क्योंकि तीनों मिलाकर 105 होना चाहिए। 55 यही है तो 50 हो जाएगा। और मुझे जो बताना है C
C प्लस ए और बटा बी बताना है। और C मुझे पता है, C और प्लस ए मिलकर 55 हुआ है और B हमारे पास 50 है, तो 5 से कट जाएगा, 5 से यह 10 हो जाएगा, मतलब 11/10। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 2 था। आइए क्वेश्चन नंबर 3 पे हम लोग बात कर लेते हैं। एक एक क्वेश्चन को आप समझने का प्रयास कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3, ऐसे सवाल आपको सबसे बेहतरीन मिलेगा, ये लगातार इससे बेहतरीन सवाल मिलने वाला है। ए रेशियो B प्लस C, मतलब हम लिख सकते हैं B प्लस C बटा में नीचे बराबर मुझे दिया गया 8/17। क्लियर। फिर नीचे दिया गया है B रेशियो, मतलब A प्लस C या C प्लस A, बात वही है। हमारा जो रेशियो है 9/31, 9/31। क्लियर हो गया। अब कहने का मतलब क्या है मेरे प्यारे बालक, समझदार बालक, जोड़ो। इसको अगर हम जोड़ते हैं तो यह मेरा पास 25 हो जाएगा। क्लियर। इसको अगर हम देखते हैं तो यह हमारे लिए 40 हो जाएगा। अभी भी गड़बड़ है, इसको छोटा होने वाला कर लो 5 बार में, यह हो जाएगा 8 बार में। 8 से गुना करो, ऊपर से 8 8 64, 8 से गुना करो 17 8, है ना। ठीक है। अगर यहाँ अगर हम 5 से गुना करते हैं, ठीक है, 5 से गुना करेंगे तो 155 हो जाएगा। बात समझ में आया। अब कहने का मतलब कि अगर ये दोनों को जोड़ते हैं, ये दोनों को जोड़ते हैं और ये दोनों को जोड़ते हैं तो वैल्यू समान आना चाहिए। जैसे ही जोड़ेंगे तो यहाँ हमारे पास आ जाएगा कितना, 200, और इसको भी जोड़ेंगे तो हमारे पास आ जाएगा कितना, ओहो, तो फिर कहीं गलत हो गया। देखो 17 है ना, 8 से 8 7 ओहो 126 होगा यहाँ। ठीक है, 17 8 126, तो यहाँ पर ठीक है, यहाँ भी 200 आ गया, यहाँ भी 200 आ गया। तो कहोगे कि सर हमारे पास A का जो वैल्यू है 64 है, B का वैल्यू हमें मिल गया 45, अब मुझे 200 होना चाहिए, तो कहने का तो C का वैल्यू कितना होगा, तो यह हमारे पास अभी तक जोड़ो तो 109 हो गया हमारे पास, 109 आ गया। तो हमको बच रहा C का वैल्यू कितना, 91, तब ना जाके 200 होगा, तो C तो 91 मिल गया। अब जो मुझे बोला गया C, मतलब C बटा में हो गया A प्लस B को जोड़ने पर 100 कितना आ गया, 9। समझ में आया। तो यही 91/109 हमारा 17 7 91 है ना। 17 से नहीं कटेगा ना, 7 से कटेगा, 7 से इसको काटो, 7 से कट जाएगा, 7 एकम 7, 7 3 13 7 91, 7 से काटो, 7 दूना 7 एकम 7 और 3 13 3 39, 7 से नहीं कटेगा, 13 7 91 और 13 से कटेगा, नहीं कटेगा। मतलब हमारे पास जो रेशियो आ जाएगा 91 रेशियो 109, नहीं कटेगा तो यही आंसर हो जाएगा, कट जाएगा तो दूसरा आंसर हो जाएगा। क्लियर। आइए क्वेश्चन नंबर 4 पे बात करते हैं। 3 नंबर हो गया। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 से क्वेश्चन का चेंज हो गया है। क्वेश्चन नंबर 4 समझना, देखो कहा गया है सवाल कि हमारे पास 2 संख्या है 3:5। हमारे पास कितनी संख्या है, 3:5। प्रत्येक संख्या में हम 13 घटा रहे हैं, इधर से भी हम 13 घटा रहे हैं। क्लियर। और इधर से भी हम 13 घटा रहे हैं, प्रत्येक संख्या में हम 13 घटा रहे हैं। तो हमारे पास जो नया रेशियो बन रहा है वो 10:21 है। क्लियर हो गया, 10:21। तो तुम पहले इधर सुधारो कि भाई इधर 7 का अंतर है ना, और इधर हो गया 16 का अंतर, पूरा गड़बड़ हो गया। तो सबसे पहले आप अंतर को बराबर करो, ये सब फालतू की बातें हैं। जब यह गड़बड़ हो गया तो आप पहले अंतर बराबर करो। जैसे 3:5 था हमारे पास और 10 हमारे पास 21 है। अंतर बराबर करने के लिए यहाँ घटा देंगे 2, इसमें से इसको घटा दिए 2, इसमें से इसको घटा देंगे, मतलब दोनों को घटाइए कि लिखना 11 से गुना कीजिए, 11 33, 11 5 कितना हो जाएगा, 55। 2 से गुना करेंगे तो 20 हो जाएगा, यहाँ 42 हो जाएगा। अब तुम कहोगे सर 13 का अंतर है, देख लो कितना का अंतर, 13 का, यहाँ भी 13 का। क्वेश्चन में जब हम रेशियो में देखें तो सर 13 का अंतर, और क्वेश्चन में भी 13 का अंतर, मतलब 1 का वैल्यू मुझे मिल गया 1। अब बोला गया कि यदि मूल संख्या में 15 जोड़ दिया जाए, हमारे पास यही दोनों मूल संख्या है, मतलब 33 और हमारे पास 55, दोनों में अगर हम 15 जोड़ देते हैं तो यह हो जाएगा 48, और इसमें अगर हम 15 जोड़ते हैं तो हो जाएगा हमारे पास 70। ठीक है, 15 जोड़ दिया जाए तो उन दोनों के बीच में अंतर कितना का होगा, तो रेशियो में बताना है। तो यहाँ 24 का हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा 35 का, यानी 24:35 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 4 था। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 5 पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 समझना। 5 नंबर सवाल कहा गया है कि 2 संख्याओं का अनुपात जो है 3:5 है। 3:5 जो है हमारे पास 2 संख्याएं हैं। फिर बोला गया कि पहली संख्या में 39 और दूसरी संख्या में 14 जोड़ा जाए तो हमारे पास जो नया रेशियो बन रहा है 6:7। यह जज्बात को चेंज कर दिया, क्वेश्चन लिखने का तरीका चेंज कर दिया।
6:7 कब? जब पहली संख्या में 39 जोड़ना, मतलब इसमें हमको जोड़ना है 39 और इसमें हमको जोड़ना है 14, दोनों अलग अलग है। यहाँ से क्वेश्चन का टाइप चेंज हो गया, ठीक है। तो ऐसे कंडीशन में आपको क्रॉस गुना करना होगा। लीजिए ऐसे गुना करते हैं, 7 3 21 यहाँ आ गया हमारे पास और 6 5 30 यहाँ आ गया। क्लियर? दोनों के बीच का अंतराल 9 का हो गया, मतलब इधर का काम। अब इधर से गुना करते हैं, है ना। 9 9 7 63 और 21 और 6 27, 273 हो जाएगा, ठीक है। इधर 273 हो गया। अब ये दोनों के बीच का गैप देखना है, ठीक है। तो हो जाएगा 14 6 84, दोनों के बीच का गैप अगर हम निकालते हैं तो हमारे पास बच जाएगा 9 और 18 189। तो इसके बीच का गैप आ गया 189, इसके बीच का गैप आ गया 9, मतलब 9 का वैल्यू हो गया 18 89, तो 1 का वैल्यू आ गया 21। जब 1 का वैल्यू 21 आ गया तो हमारे पास तो यही संख्या था, हमारे पास जो संख्या था यही संख्या था ना, ये संख्या और ये संख्या। तो अगर 21 में 3 से गुना करेंगे तो 63 हो जाएगा और 21 में अगर हम 5 से गुना करेंगे तो 105 हो जाएगा। क्लियर? 63 और 105। अब हमको यह बोला गया है कि यदि 11 को पहले में तथा 6 को दूसरे में जोड़ा जाता है, 11 को पहले में मतलब हो जाएगा 74, ठीक है, और 6 को दूसरे में अगर हम जोड़ते हैं तब जाके रेशियो कितना होगा, ठीक है, 111। तो यह कट जाएगा, यह 37 दूना 74 होता है, 2 बार में 37 तिहाई 111, मतलब 2:3 आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया। तो ऐसे सवाल को आपको बनाने का प्रैक्टिस करना होगा, समझना होगा। पहले यह लिखना है, यह लिखना है, बाद में जो भी जोड़ा घटाया जाएगा यहाँ लिखेंगे, सबको क्रॉस गुना कर दिए। यहाँ का डिफरेंस 9 है, इसके बीच का डिफरेंस इतना है, एक का वैल्यू 21। ये दोनों मेन संख्याएं थी, दोनों में गुना कर दिया। एक में हमको 11 जोड़ना है, दूसरा में 6 जोड़ना है, तब रेशियो आएगा 2:3 का। तो क्वेश्चन नंबर यह था हमारे पास 5। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखो, ऐसा ही अभी सवाल लगातार हमको मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 6 यह बोला गया कि हमारे पास 2 संख्याएँ हैं जो दिया गया है 2:3 में, और कहा गया कि पहली संख्या में से आप 2 घटाए और दूसरी में 2 जोड़ा जाए तो रेशियो बन रहा है 1:2। मतलब पहली में मुझे जो है 2 घटाना है और दूसरी में 2 जोड़ना है, बस यही कंडीशन है। लीजिए ऐसे ऐसे गुना करना है, गुना कीजिए, इधर 4 हो जाएगा और इधर 3 हो जाएगा, दोनों के बीच का डिफरेंस 1 आ गया। यहाँ अगर हम गुना करते हैं तो -4 आ जाएगा, इधर हो जाएगा 2, मतलब यहाँ आ गया 2, इधर -4। अगर दोनों के बीच में डिफरेंस देखेंगे तो माइनस है ना, करते हैं तो माइनस में प्लस, मतलब 6 आ जाएगा, मतलब 1 का वैल्यू हमारे पास आ गया 6। अब हमसे पूछा गया कि दोनों संख्याओं का योग, तो दोनों संख्या कितना है 5, तो 5 गुने कितना 6, 6 बचे 30, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो गया। 6 के बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 7। देखो, इस सैन्य दल वाला किसी युद्ध में मारा जा रहा है, तो ऐसे सवाल को सॉल्व करना है। देखिए, एक सैन्य युद्ध में ऑफिसर है, एक सिपाही है, ये ऑफिसर है ना, और यह सिपाही है। ठीक है, ऑफिसर और सिपाही के बीच का अनुपात 4:43 था। क्लियर। इसके बाद बोला कि युद्ध के दौरान 8 ऑफिसर मारे गए और 7 सिपाही और आ गए, जिसके वजह से यह अनुपात हो गया 2:23 हो गया। इसमें से कितना मारा जा रहा है ऑफिसर? 8 मारा जा रहा है, मतलब 8 माइनस में हो रहा है, 8 माइनस में आ रहा है। लेकिन सिपाही क्या गो आ रहा है? 7 को सिपाही को और भर्ती कर दे रहे हैं। 8 को मारा गया, 7 को और ऐड कर दिए। तो ऐसे कंडीशन में आपको यही गुना करना होगा। 23 चौका कितना हो जाएगा? 92। क्लियर हो गया। और हो जाएगा आपको 43 दूना 96, 43 दूना 86 हो गया ना। ठीक है, 43 दूना कितना हो जाएगा? 86। अब 23 में 8 से गुना करेंगे, 8 3 24, 16 2 84, 184। या ऐसे भी इधर उधर लिखिएगा, बात वही आएगा, 7 दूना 14, और इसमें गुना कर देंगे तो 184, इतना लेकिन माइनस में आ गया। लेकिन डिफरेंट देखेंगे तो माइनस करेंगे तो माइनस माइनस तो ऐड हो जाएगा ना। तो जैसे ही इस दोनों के बीच का अगर हम डिफरेंट देखें तो डिफरेंट आ गया हमारे पास 6 का, और यहाँ आ गया हमारे पास 198 का, 198 का। तो यह आ गया 33 बार में, मतलब 1 का वैल्यू आ गया हमारे पास 33। 1 का वैल्यू कितना आ गया? 33। अब यह बोला गया कि युद्ध के बाद सिपाहियों की संख्या बतावे। युद्ध के बाद सिपाहियों की संख्या बताने, हमारे पास जो जो ऑप्शन है पहले हम इसको लिख दे रहे हैं। ऑप्शन है हमारे पास 1407, दूसरा है हमारे पास ऑप्शन 1420, तीसरा है हमारे पास 1412 है, 1412, उसका 1426। ठीक है। अब कहने का मतलब क्या है बालक, मुझे बताना है सिपाहियों की संख्या। तो 1 का वैल्यू 33 आ गया, तो मुझे बताना 43 का। तो 43 गुने कितना? 33। 43 गुने 33, और यह 7 सिपाही और ऐड हो गया, तो 7 कर देंगे। अब देखो, कहने का मतलब सबका यूनिट डिजिट अलग अलग है।
अब देखो 3 तिहाई 9, लास्ट में 9 आएगा और 9 और लास्ट में 7 जोड़ते हैं तो 9 और 7 16, यानी लास्ट में 6 आएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। आगे लिखने की जरूरी है नहीं, अगर आप गुना करके जोड़ोगे तो आंसर आ जाएगा 1426। समझ में आया? चलिए अगला सवाल की ओर। देखो कितना अच्छा सवाल अभी आ रहा है, अभी इसमें बहुत अच्छे सवाल इसमें टाइप में है। इस टाइप के सवाल को आपको करना ही पड़ेगा किसी भी हाल में। ये 7 नंबर सवाल आपका बन गया। क्वेश्चन नंबर आइए 8। कहा गया कि एक समूह में लड़का और लड़कियों मतलब बॉयज और गर्ल, क्वेश्चन नंबर है आपका 8, बॉयज और गर्ल का रेशियो था हमारे पास 7:6। क्लियर? अब यह बोला गया कि इसमें 4 लड़के और 3 लड़कियां चली जाती है तो लड़के और लड़कियों का जो रेशियो बनता है वह 4:3 बनता है। तो जो भी चला गया या आ गया उसको नीचे ला लो। यदि 4 लड़के और 3 लड़कियां समूह से चली जाती हैं, अगर 4 लड़के और 3 लड़कियां समूह से चली जा रही है, मतलब दोनों कंडीशन में आउट हो रही है ना, आ नहीं रही है, दोनों कंडीशन में क्या हो रही है? आउट हो रही है, जा रही है। यदि 4 और लड़के समूह में आ जाते हैं, अच्छा 4 लड़के आ रहे हैं और 3 लड़कियां जो है समूह से चली जाती हैं, तो ऐसे कंडीशन में आपको बताइए यही करना है। देखो 6 चौका 24 और 7 तिहाई 21, मतलब 3 का डिफरेंट इधर का है, और यहाँ देखो 4 तिहाई 12 और 4 तिहाई 12, मतलब 12 12 24, मतलब 1 का वैल्यू हो गया 8। जब 1 का वैल्यू 8 आ गया, हमसे पूछा गया कि आरंभ में इस समूह में लड़कों तथा लड़कियों की कुल संख्या कितनी थी? तो आरंभ में 7 6 13, 13 8 13 गुने कितना? 13 गुने 8, 13 गुने 8 मतलब 104। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। देखो बालक, क्वेश्चन नंबर 9 में भी सेम सवाल है। आपको यह कहा गया कि 2 संख्या है, हमारे पास 2 अनुपात कितना दे दिया गया? 3। फिर बोला गया कि यदि पहली संख्या में 5 घटा दिया जाए और दूसरी संख्या में 6 जोड़ दिया जाए तो अनुपात बन जाता है 5:12। पहली संख्या से आप 5 घटाइए तो 5 माइनस कर दिए, दूसरी संख्या में आप 6 जोड़िए तो प्लस में 6 कर दीजिए। आइए क्रॉस गुना कीजिए तो 12 दूना कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा, और 5 तिहाई कितना हो गया? 15। यहाँ की अगर हम बात करें तो 12 5 60 और 6 5 30, यानी 90 का अंतर हो जाएगा, है ना। 12 5 60 और 6 5 30, 90 का अंतर हो जाएगा। और यहाँ अंतर हमारे पास कितना का हो गया? 9 का हो गया, है ना। 9 का वैल्यू मतलब 90 हो गया, 15 9, ठीक है। 9 का अंतर आया, यहाँ 90 मतलब 1 का वैल्यू 10 आ गया। हमसे पूछा जो सवाल गया है, देखो कहा गया कहा गया कि प्रत्येक संख्या में 8 जोड़ने पर नया अनुपात क्या होगा? प्रत्येक संख्या में 8, तो पहले 10 से गुना करो, 10 दूना 20 और 10 तिहाई 30। इसमें भी 8 जोड़ दो तो यह 28 हो जाएगा, और इसमें भी 8 जोड़ दो तो यह 38 हो जाएगा। नया रेशियो बन जाएगा हमारे पास 14:38 है ना, 19 दूना 38, 14:19, ठीक है। तो ये सवाल बन गया। क्वेश्चन नंबर 10 देखो, ये हो गया आपका 9। अब क्वेश्चन नंबर 10। देखो बच्चा, क्वेश्चन नंबर 10 बहुत अच्छा सवाल आ रहा है। एक क्लास में लड़का और लड़कियों की संख्या का अनुपात, ये MTS का सवाल है। देखो सब अभी जो भी सवाल बता रहे हैं CGL MTS CHSL का ही सवाल है। देखो 2:5 है, क्लियर हो गया। अब यह बोला कि यदि 10 लड़के छोड़ जाते हैं, 10 लड़के माइनस हो जाते हैं, ठीक है। 10 लड़के छोड़ जाते हैं, 20 नई लड़कियाँ आ जाती हैं। लड़का सब तक खुश हो गया होगा, लड़की चली गई, लड़का आ गया, लड़का चला गया, 20 लड़की आ गई, लड़का खुश हो गया। अब कहा गया कि नया रेशियो बन गया 4 अनुपात हमारे पास 25। ऐसे गुना करोगे तो 25 दूना 50 और 5 चौका 20, यानी हमारे पास कितना का आंसर हो जाएगा? 30 का हो गया। यहाँ देखोगे तो 20 चौका 80 और इधर 250। बात समझ में आया? तो 80 250 230 हो जाएगा। इधर करेंगे तो 230 तो हमारे पास इसमें आ गया, 250 250 हो जाएगा ना, और इधर हो जाएगा 20 चौका 80 हो जाएगा, ठीक है। तो इधर हो गया हमारे पास 340, 8 5 13 330, ठीक है। मतलब 30 का वैल्यू कितना आ गया? 330। तो 1 का वैल्यू आ जाएगा 11। 1 का वैल्यू कितना आ गया? 11। अब कक्षा में लड़कों की संख्या कितनी है? अब कक्षा में लड़कों की संख्या, तो पहले बॉयज है ना, तो ये बॉयज 11 दूना कितना? 22। अब भी 10 लड़कियां चली गई हैं, तो 10 इसमें से चला गया हुआ है लड़का, तो बच गया भाई कितना? 12। मतलब अब जो है लड़का कितना है? 12 गो लड़का बचा हुआ है, क्लियर। 11 नंबर सवाल देखो। अब जो सवाल आ रहा है मेरे प्यारे बालक, इसके कंसेप्ट को पहले सीखना होगा, क्योंकि यह सारा टीचर इस कंसेप्ट को नहीं बताता है।
बात समझ में आए? तो पहले इस कंसेप्ट को सीखना होगा, या कोई भी बच्चा हो जिसका आर्ट्स होगा, साइंस होगा, या कोई भी सेक्टर का वो बच्चा होगा, पहले जब तक इस कंसेप्ट को नहीं सीखेगा तब तक उससे एक भी सवाल नहीं बनेगा। समझ में आया? तो इस कंसेप्ट को पहले ध्यान से समझिए, सीखिए, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। देखिए इसमें आपको दो चीज़ है, क्वेश्चन नंबर 11 से आपको पहले हम कंसेप्ट सिखा देते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। एक होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शन और एक होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शन, है ना। एक होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शन, डायरेक्टली प्रोपोर्शन, है ना। इसको बोलते हैं अनुक्रमानुपाती, हिंदी में अनुक्रमानुपाती। इतना सुंदर सा वर्ड है ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शन। देखिए डायरेक्टली प्रोपोर्शन में कहते हैं, जैसे हम बोलते हैं कि ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऑफ बी, है ना, मतलब ए जो है बी का डायरेक्टली प्रोपोर्शन है। अनुक्रमानुपाती का मतलब होता है कि अगर ए का रेट बढ़ रहा है तो बी का भी रेट बढ़ेगा, अगर ए का रेट कम रहा है तो बी का भी रेट बढ़ेगा, है ना। आदमी के बैंक में अगर बैलेंस बढ़ रहा है तो उसका खुशी भी बढ़ रहा है, बैलेंस कम रहा है तो उसकी खुशी भी कम रही है ना। तो कहने का मतलब है कि अगर इधर से बढ़ रहा है तो इधर से भी इसका इंक्रीज करना चाहिए, अगर डिक्रीज कर रहा है तो डिक्रीज करना चाहिए। यही होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शन। बात समझ में आया? मतलब एक तरफ से बढ़ेगा तो दूसरा भी बढ़ना चाहिए, है ना। समझ में आया ना। तो एक तरफ अगर किसी व्यक्ति का कुछ बढ़ रहा है तो दूसरे तरफ भी वो व्यक्ति का कुछ ना कुछ बढ़ेगा, तब होगा एक दूसरे का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। क्लियर हो गया? अब देखो, जैसे अब इस प्रोपोर्शन के साइन को हटाते हैं तो कोई कांस्टेंट वैल्यू आ जाता है। कांस्टेंट वैल्यू इसको हटाते हैं तो बराबर कोई भी कांस्टेंट वैल्यू लिख सकते हैं। के मान लेते हैं तो ए बराबर के बी। के होता है कांस्टेंट वैल्यू, कोई भी कांस्टेंट, कोई भी अचर पद हो सकता है, कोई भी कांस्टेंट वैल्यू हो सकता है। इसी को बोला गया है डायरेक्टली प्रोपोर्शन, है ना। एक होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, इसके बारे में समझिए। इन्वर्सली प्रोपोर्शन, क्लियर। इसको बोलते हैं अनुक्रमानुपाती, अनुक्रमानुपाती नहीं, व्युत्क्रमानुपाती, व्युत्क्रमानुपाती। इसमें क्या होता है, जैसे बोलेंगे ए इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ बी, है ना, मतलब व्युत्क्रमानुपाती मतलब उल्टा। जैसे एक तरफ से बढ़ेगा तो दूसरा तरफ से घटेगा। बात समझ में है? जैसे किसी बोलते हैं ना कि एग्जाम में कट ऑफ बढ़ गया है तो स्टूडेंट क्या हो गया, कम हो गया। किसी स्टूडेंट का बैंक बैलेंस कम गया तो क्या होता है, उसको बैंक बैलेंस बढ़ाने के लिए कमाना पड़ेगा। मतलब एक तरफ से कम हो गया तो एक तरफ से उसको क्या करना होगा, बढ़ाना पड़ेगा। तो यही कहा गया कि एक दूसरे का अपोजिट होता है, उल्टा होता है। यही होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शन और यही होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शन। इसको अगर हम हटाते हैं तो यहाँ कोई ना कोई अचर पद हो जाएगा। तो ए बराबर हो जाएगा मान लो के बाई बी। अगर हम बी का वैल्यू निकालें तो के बराबर हो जाएगा ए इंटू बी। यही होता है हमारे पास अचर पद। के कोई भी कांस्टेंट वैल्यू हो सकता है। क्लियर हो गया? अब समझना, अब इस टाइप के जो भी सवाल आएगा अब उसको हम बताने का प्रयास करते हैं तो आपको समझ में आ जाना चाहिए, है ना। पहले यह टाइप था, मतलब एक तरफ से बढ़ा तो इसमें दोनों तरफ बढ़ना चाहिए। इधर एक तरफ से बढ़ रहा तो एक तरफ से क्या हो रहा है, घट रहा है। अगर इधर से इंक्रीज हुआ तो इधर से कमी हो जाएगा। यही होता है, एगो बढ़ा और एगो कमा, एक तरफ बढ़ रहा है एक तरफ कम रहा, तो यह इन्वर्सली होता है। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11 से है। देखिए सब लोग समझिए, क्वेश्चन नंबर 11 से बहुत ही अच्छा लेवल का सवाल उठा है, बताने का प्रयास करते हैं। देखो बच्चा, 11 नंबर सवाल से सब लोग पहले समझो। कहा गया है कि P Q के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, मतलब उल्टा। P जो है Q के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है। Q का वर्ग होता है Q स्क्वायर। इसका व्युत्क्रमानुपाती मतलब एक दूसरे का उल्टा। अगर कोई भी हम दो गो पद कोई भी मान लेते हैं, जैसे यहाँ P है तो एक को हम मान लेते हैं P1 तो दूसरा को हम मान सकते हैं P2, क्योंकि ऐसे कंडीशन में आपको एक को मानना होगा P1 तो दूसरा को मानना होगा P2। Q1 को भी हम यह कर सकते हैं Q1 बटा Q2, Q1 और एक हो जाएगा Q2। यानी पहला जो वैल्यू होता है वह P1 का होगा। कोई भी अगर वैल्यू लिखा गया है, दूसरा अगर होगा तो वह Q होगा, तो Q1 पहला होगा फिर बाद में दूसरा होगा। जैसे इसमें बोला गया Q का वैल्यू 2.4 मतलब पहला है, 2.4 वह पहला है। क्लियर? फिर बोला गया P है 1.5 तो यह पहला है 1.5। अब जो आगे लिखा गया जैसे P बराबर 6 वह दूसरा है और Q मुझे बताना है, यही बताना है। तो ऐसे कंडीशन में इसको हम लिखते हैं P1 बटा P2, समझिएगा, P1 बटा P2। अब इसको बराबर करेंगे तो 1
ई बटा में चला है ना Q1 बटा Q2, तो 2 ऊपर चला जाएगा, मतलब Q2 अब बटा हो जाएगा Q1। क्लियर? और दोनों का स्क्वायर हो जाएगा, मतलब यहाँ भी स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ भी स्क्वायर हो जाएगा। P1 का वैल्यू हमारे पास 1.5, अब P2 का वैल्यू मुझे पास 6 है और Q2 का वैल्यू 2 कितना 4, और 24 का स्क्वायर करेंगे तो 576 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 576, ठीक है, यानी 5.76 576। और Q1 का वैल्यू मुझे Q1 दिया हुआ है ना बच्चा, तो Q1 नीचे आ जाएगा, तो Q1 हमारे पास हो जाएगा 576, ठीक है। और Q2 मुझे निकालना, मतलब Q2 का स्क्वायर मुझे निकालना है। क्लियर? अब देखो इसको तुम कहोगे कि सर यह कट जाएगा, अगर हम डेसिमल नीचे करते हैं तो सर यहाँ 10 आ जाएगा, 15 चौका 60, या 4 बार में चला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। 4 से अगर हम इसको काटते हैं तो 4 से काटेंगे तो 4 एकम 4, 4 चौका 16 और 4 चौका 16, 144, यानी क्यू स्क्वायर का वैल्यू 144 है। क्रॉस गुना करेंगे मतलब Q2 का वैल्यू हो जाएगा 1.2, क्योंकि 1.2 का स्क्वायर हो जाएगा 1.44, 112 का स्क्वायर होता है 144, इसलिए इसमें क्रॉस गुना हो जाएगा। आइए 11 के बाद क्वेश्चन नंबर 12। इस क्वेश्चन को हम अच्छे से आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं, आप लोग एक बार 2 बार जरूर देखिएगा तब आपको समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखो, 12 कहा गया है कि y जो है x के अनुक्रमानुपाती है, y जो है x के अनुक्रमानुपाती है। अनुक्रमानुपाती मतलब कि एक तरफ बढ़ रहा है तो दूसरा तरफ भी बढ़ रहा है, अनुक्रमानुपाती, डायरेक्टली प्रोपोर्शन, जिसमें बोला गया है Q1 दे रहा है, मतलब पहला ही दे दिया है Q, इसे पहला दे दिया गया है y, x का वैल्यू दिया गया, मतलब x मतलब x1 वह दे दिया गया है 42, दूसरा दिया है y मतलब y1, दूसरा वर्ड है y1, फिर x दे रहा है 54, मतलब वह x2 का वैल्यू दे रहा है 54। क्लियर? और अगला मुझे बताना है y2 का मान बताना है। इसमें लिखेगा नहीं, आपको समझदारी होना चाहिए कि पहला जो लिखा गया है x में वह समझिएगा x1 है, दूसरा लिखा गया वह x2 है, जो भी पहला वर्ड लिखा गया। अब देखो y1, इसको लिख सकते हो y1 बट्टा y2, और इसको बराबर देके x1 बट्टा x2। अब ऐसे कंडीशन में मुझे पता है कि y1 दिया हुआ है 61 और y2 का वैल्यू मुझे निकालना है। क्लियर? और x1 दिया गया है 42 और x2 दिया गया है 54, यह कट जाएगा, 6 से कटेगा, 6 7 42, 6 9 54, यह 61 में 9 से गुना करेंगे, 7 से भाग लगा देंगे तो y2 का वैल्यू आ जाएगा, यानी 9 7 9 6 54, यानी इतना आ जाएगा, बटा में कितना आ गया 7, 7 से इसको भाग लगा दो। जैसे इसको 7 से भाग लगा देगा तो 7 7 49 और 7 8 56, यानी 58 दशमलव कुछ, यानी लगभग में आंसर आ रहा है, मतलब मेरा आंसर जो हो जाएगा 78, यानी आंसर लगभग में भी पूछा है, इसलिए आंसर हो गया मेरा पास 78 हो जाएगा, ये लगभग में। क्वेश्चन नंबर 12 क्लियर हो गया। आइए 12 के बाद हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 13। देखो सारा सवाल ऐसी है, 3 गो सवाल इसी बेस पे अभी ऐसा ही सवाल है, इसलिए हम सिखा रहे हैं प्रेम से। कहा गया है कि a जो है b के धनात्मक वर्गमूल के अनुक्रमानुपाती है। बहुत अच्छा, देखो a जो है b के धनात्मक मतलब पॉजिटिव में है, समझ में आए? a जो है धनात्मक वर्गमूल के, वर्गमूल मतलब रूट में, वर्गमूल के क्या है व्युत अनुक्रमानुपाती है डायरेक्टली, लेकिन c के घन के व्युत्क्रमानुपाती है, मतलब a ही जो है वह c के घन के व्युत्क्रमानुपाती है, मतलब व्युत्क्रमानुपाती ऐसे। तो दोनों तरफ a देखे तो c क्यों नीचे, यानी इसका मतलब c क्यों नीचे आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, इतना पूरा, मतलब इसका अब कोई काम नहीं रहा, मतलब a इज इन्वर्सली, इसको इन्वर्सली प्रोपोर्शनल ये हो जाएगा, मतलब हमारे पास जो समीकरण आ गया यही आ गया। क्लियर? अब ऐसे कंडीशन में इसको हम क्या लिख सकते हैं, a1 लिख सकते हैं, लेकिन मेरे प्यारे बालक अगर c को पलटेंगे तो c दोनों तरफ कट जाएगा, और c दोनों तरफ कटने का मतलब यह है कि दोनों कंडीशन में c का वैल्यू हमारे पास 2 ही है, इसका मतलब है कि c का यहाँ कोई काम धंधा नहीं है, c यहाँ कट जाएगा। अब हमारे पास जो सिंपली बच गया है a1 बट्टा a2 बराबर रूट अंडर, है ना, b1 बटा बच जाएगा b2। अब देखो इसमें जो दिया गया है, सबसे पहले कहा गया है कि पहले दिया गया है b का मान, b 27 है, मतलब b1 का वैल्यू 27 है। इसके जगह पर हम a1 के जगह पर क्या डालेंगे, पहले ये देखो यहाँ पहले लिख लो, b1 हो जाएगा 27 जो पहला दिया गया है, फिर आगे दिया गया c, तो c तो कटिए गया है, a1 दे दिया गया है 15, ठीक है, a1 15, और फिर a2 दे दिया गया है 9, a2 दे दिया गया है 9, और c दे दिया, c तो कटिए गया, हमको b2 बताना है। तो देखो a1 हमारे पास 15 और a2 हमारे पास 9, b1 मुझे बताना नहीं है, b1 दिया गया रूट अंडर 27,
ठीक है। अब B2 मुझे बताना है। अब देखो यह 3 × 5 = 15 और 3 × 3 = 9, रूट हटाएंगे स्क्वायर चढ़ेगा, स्क्वायर चढ़ने का मतलब यह हो जाएगा 25 बटा कितना 9, अब बराबर हो जाएगा 27 बटा कितना B2 हो जाएगा। 27 नमा होता है 243, 27 नमा कितना हो जाएगा 243, अब बटा में 25, यानी B2 का वैल्यू हो गया 243 बटा हो जाएगा 25। चलो यही सवाल था 13 नंबर। इसका 3 सवाल और है, आपको करके सारा सवाल हम बताते हैं क्योंकि बहुत ही अच्छे लेवल का सवाल है। इसको एक बार 2 बार आपको रिकॉल करके देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। बहुत ही अच्छा लेवल के, क्योंकि पहले ही एग्जाम में नहीं पूछता था, अभी इतना ट्रेंडिंग में सवाल कर दिया है कि मत पूछो, कोई भी शिफ्ट में सवाल पूछ दे रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 क्या है। 14 नंबर कहा गया P का मान सीधे Q के वर्ग में बदलता है। सीधा बदलता है, उल्टा उल्टा नहीं है। मतलब P का जो मान है वह सीधे Q के वर्ग में बदलता है। Q के वर्ग मतलब वर्ग के स्क्वायर। P जो है Q के वर्ग के रूप में बदलता है, जबकि Q बराबर 4 मतलब Q1 बराबर दे दिया है 4, ठीक है। P बराबर 48 मतलब P1 बराबर दे दिया है 48, P फिर दे दिया मतलब फिर P2 दे दिया है, वह दे गया 243। तो मुझे बताना है Q2 का मान बताना है। तो ऐसे कंडीशन में P1 बटा P2, इसको फार्मूला लिखे चाहे ना लिखे, अब तो बना सकते थे, बराबर Q1 का स्क्वायर बटा Q2 का स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं। P1 मुझे दे दिया गया 48 बटा 243, 48 बटा 243, और Q1 मुझे पता है कितना दिया गया 4, और 4 बटा दे दिया गया Q2 का क्या करेंगे होल स्क्वायर। अब इसको तुम काटते हो स्क्वायर, तो इसको अगर तुम 3 से काटोगे तो 16 × 3 = 48, और 3 से काटोगे तो 3 81 बार में कट जाएगा, ठीक है। स्क्वायर हटा देंगे तो रूट चढ़ जाएगा, रूट चढ़ेगा तो 16 का 4 81 का 9, मतलब इसका मतलब है कि हमारे पास जो वैल्यू आ रहा है वह 4 बटा Q2 का जो वैल्यू आ रहा है वह 4 बटा 9 आ रहा है। 4 से 4 कट जाएगा, मतलब Q2 का वैल्यू हमारे पास आ जाएगा 9। बोलो आसान था कि नहीं? बहुत आसान है। इसके बाद 15 नंबर देख लो, समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 15 समझना। 15 नंबर सवाल कहा गया है x जो है y के विपरीत, x जो है y के विपरीत ऐसे है, x जो है y के विपरीत, x √y के विपरीत ऐसे है, y के विपरीत और w के सीधे रूप में है। तो डायरेक्ट ऐसे पहले x को w का सीधा रूप लिख दो और y के विपरीत रूप लिख दो, क्लियर। एक के बार में काम खलास। अब देखो पहले दिया गया है x1 दे दिया गया है 8, w दिया गया, फिर वह w1 होता है 5, फिर y दिया मतलब y1 दे दिया है आपको 20.25, क्लियर। अब इसमें दिया गया है फिर x दिया है मतलब x1 दे दिया, x2 अब दे दिया, x2 दे दिया 18, फिर w दिया मतलब वह w2 दिया है मतलब 3, तो y2 का वैल्यू मुझे बताना है, ठीक है। अब देखो x1 बटा x2 लिखेंगे, x1 बटा x2 मतलब 8 बटा हो जाएगा हमारे पास 18, 8 बटा 18। अब समझना y1 बटा y2 मतलब 5 बटा हो जाएगा 3, 5 बटा कितना हो जाएगा 3। अब तो यह पलट जाएगा, जैसे ही यह पलटेगा तो ये y2 ऊपर चला जाएगा, तो y2 हमारे पास कितना है, y2 हमको निकालना ही है, और y1 हमारे पास दिया गया है 20.25। अब देखो इसको तुम अगर रूट से बाहर निकालते हो तो 5.3 तो रहेगा ही रहेगा, गुना y2 तो रहेगा ही रहेगा रूट में, इसको निकालोगे तो यह 4.5 का यह होल स्क्वायर होता है। बात समझ में आया। बराबर मुझे दिया गया, इसको छोटा कर दो 4 और इसको छोटा कर दो 9, क्योंकि 8 और 18 दिया गया है, यही ना, 8 और 18 दिया गया, 4 और 9 मतलब यहाँ आ गया 4 और यहाँ आ गया 9। इसको तुम अगर काटते हो तो देखो 3 से 45 दूना 2 बार में कट जाएगा, ठीक है, और 2 से अगर इसको हम काटते हैं तो ये 2 बार में कट जाएगा, क्लियर हो गया। अगर हम यहाँ देखें तो 3 दूना 6 और बटा में 5 मतलब y2, ध्यान से समझना, √y2, तो 3 दूना 6 और बटा में 5 यानी 6 बटा कितना आ गया 5, मतलब ये हो जाएगा 12×25 1 दशमलव कितना 2, और जैसे ही रूट हटेगा तो इधर क्या चढ़ जाएगा, स्क्वायर चढ़ जाएगा, मतलब y2 का वैल्यू आ जाएगा 1.2 का अगर होल स्क्वायर करते हैं तो 144 आ जाएगा, यही हमारे पास आएगा 1.44, क्लियर। तो बहुत ही अच्छा सवाल है, ये सब जो भी सवाल करवा रहे हैं बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही दिमाग वाला सवाल है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 16 देखो, क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहा गया है, बहुत ही, इसमें तो कोई जान ही नहीं लग रहा है। ए के संयुक्त रूप में बी और सी के अनुक्रमानुपाती बदलता है। ए जो है
सीधे बी तथा बी एंड सी के अनुक्रमानुपाती बदल रहा है। जो ए का है वही और बी सी की ओर हो रहा है। जैसे ए हमारे पास 6 है, ए हमें दे दिया गया है कितना, इसे कंडीशन में बी दे दिया गया है 3 और सी दे दिया गया हमारे पास 2 और ए दे दिया गया है 6। तो तुम इस कंडीशन में देखो कि 3 दूना 6 और यहाँ भी कितना है 6, मतलब जो इधर आया है वही इधर आया है, मतलब यह सेटिस्फाइड कर गया। तो अगले कंडीशन में मुझे यह कहा गया है कि ए का ही मान बताना है, लेकिन ए और बी जो होगा यह अनुक्रमानुपाती ही होगा, लेकिन बी हमारे पास दिया गया है 5 और सी दे दिया गया है 7। तो ए कितना हो जाएगा, तो कोई भी कह देगा सर 7 × 5 = 35, क्योंकि इधर सेटिस्फाइड हुआ है तो इधर भी सेटिस्फाइड होगा, मतलब कितना होगा, ए का वैल्यू 35 हो जाएगा। तो मैंने सारे सवाल आपको करा दिए और यह बहुत ही बेहतरीन सवाल है, आपको हम बार बार समझा रहे हैं, इसलिए आप लोग इस वीडियो को बहुत ही अच्छे से और 1-2 बार कम से कम देख लीजिए, क्योंकि आपका क्लियर हो जाएगा। इसके अलावा टाइप कहाँ से पूछेगा एग्जामिनर, है ना, आपको किसी टीचर से पढ़ने की ज़रूरी नहीं पड़ेगा, इतना हम बेहतरीन ढंग से आपको हम सिखा दिए हैं। ठीक है, तो बालक आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। ठीक है।